सोचिए, एक औरत का मर्डर होता है, एविडेंस मिलता है लेकिन किलर नहीं। सारे लीड्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और फिर 58 इयर्स के बाद एक छोटा सा फॉरेंसिक क्लू एक आदमी को गिल्टी प्रूव कर देता है। ये स्टोरी है 1967 के ब्रिस्टल की और एक ऐसा क्राइम जो ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स तक अंधेरे में छुपा रहा। 28 जून 1967, 75 इयर्स ओल्ड लूसा डन अपने ब्रिटानिया रोड वाले घर में अकेली रहती थी। सिंपल लाइफ, क्वाइट रूटीन। मॉर्निंग में नेबर्स को एक लाउड स्क्रीम सुनी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ देर बाद जब घर चेक किया गया, लूसा फ्रंट रूम के फ्लोर पर डेड मिली। सीन डिस्टर्बिंग था। उनकी बॉडी पर क्लियर साइन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट थे। उनकी मौत गला दबने या सांस रुकने की वजह से हुई थी। रूम का सैश विंडो फोर्सली ओपन किया गया था। पुलिस ने तुरंत आइटम सीज किए, क्लोथ, स्वैप्स, हेयर सैंपल, लेकिन किसी सस्पेक्ट तक वो नहीं पहुंच पाए। इतना सीरियस क्राइम फिर भी अनसॉल्व। 1967 में फॉरेंसिक साइंस लिमिटेड थी। डीएनए टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सिर्फ ब्लड टाइपिंग और बेसिक हेयर कंपैरिजन पॉसिबल था। पुलिस ने मैसिव इन्वेस्टिगेशन चलाई। 19,000 से ज्यादा मेन के पाम प्रिंट्स लिए गए। 1300 नेबर्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। 8,000 हाउसेस में इंक्वायरी हुई, फिर भी कोई सॉलिड सस्पेक्ट नहीं मिला और लूसा डन का केस ऑफिशियली कोल्ड केस बन गया। फिर 10 साल बाद 2 ओल्ड एज वुमेन के साथ ऐसे ही क्राइम हुए, जिनका पैटर्न इस पुराने केस से काफी मिलता जुलता था और एक्यूज था रायलैंड हेडली। वो उन क्राइम्स के लिए जेल गया, लेकिन किसी ने उस वक्त 1967 के केस से कनेक्शन नहीं बनाया और लूसा का मर्डर फाइल में ही दबा रहा। 2023 में एवन एंड समरसेट पुलिस ने ओल्ड अनसॉल्व्ड केसेस का रिव्यू स्टार्ट किया। लूसा डन का केस दोबारा ओपन हुआ। आर्काइव्ड एविडेंस बॉक्सेस निकाले गए। फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने दोबारा एग्जामिन किया। उनकी ब्लू स्कर्ट, प्यूबिक हेयर सैंपल्स, प्रिजर्व्ड स्वैप्स और फिर एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई। स्कर्ट के बैक एरिया पर स्पर्म सेल्स मिले। एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया कि अगर असॉल्ट हुआ था तो ग्रेविटी की वजह से सीमेन का पीछे की तरफ ड्रेन होना कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड है। मॉडर्न डीएनए एक्सट्रैक्शन यूज की गई। एक फुल डीएनए प्रोफाइल जनरेट हुआ। डेटाबेस सर्च किया गया और फिर एक नाम सामने आया, रायलैंड हेडली। 2024 में कंफर्मेटरी टेस्टिंग हुई। रिजल्ट परफेक्ट डीएनए मैच। कोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा ये डीएनए किसी और का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब ऑलमोस्ट साइंटिफिक सर्टेनिटी। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये सॉलिड फॉरेंसिक साइंस थी। हेडली का डीएनए 2012 में एक अनरिलेटेड अरेस्ट के लिए नेशनल डेटाबेस में ऐड हुआ था और वही एंट्री 1967 के मर्डर को सॉल्व करने वाली थी। डिफेंस ने एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा एविडेंस बैग कभी अनसील्ड मिला था, कंटामिनेशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने क्लियर किया सीमेन का लोकेशन नेचुरल था, डीएनए प्रोफाइल क्लीन और कंटामिनेटेड था, मैच प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी। कोर्ट ने डिफेंस का डाउट रिजेक्ट कर दिया। केस ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट में चला गया। 92 इयर्स ओल्ड रायलैंड हेडली ने रेप और मर्डर दोनों डिनाई किए। जूरी ने ऑलमोस्ट 10 आवर्स डिलिब्रेशन की और फिर वर्डिक्ट आया, गिल्टी ऑफ रेप, गिल्टी ऑफ मर्डर। जज ने कहा यू विल नेवर बी रिलीज्ड। मिनिमम टर्म 20 इयर्स सेट हुआ, लेकिन 92 इयर्स की एज में ये इफेक्टिवली लाइफ सेंटेंस था। ये केस एक पावरफुल रिमाइंडर है, टाइम क्राइम को इरेज नहीं करता। अगर एविडेंस प्रॉपर्ली प्रिजर्व हो तो साइंस कभी न कभी ट्रुथ एक्सपोज कर देती है। 58 इयर्स बाद लूसा डन को जस्टिस मिला। लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ क्राइम को भी भुलाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए ये केस एक मैसेज है। ट्रुथ स्लो हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं, और जब आता है तो पूरे प्रूफ के साथ आता है।